हेलो क्लास 10th। आज हम क्वेश्चन बैंक साइंस का चैप्टर नंबर 12 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 पे हमें दिया है इलेक्ट्रिसिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमको क्या करने हैं? करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने हैं। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ नॉट ओम्स लॉ। आपको बता रहा है कि नीचे में से कौन सा एक ऑप्शन जो है वो ओम्स लॉ नहीं है। ठीक है। वी प्रोपोर्शन आई, वी स्क्वायर अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वी इज इक्वल टू आई आर या ऑल द अबोव। तो इसमें से कौन सा जो है ओम्स लॉ नहीं है? तो आप जानते हैं कि ये हमारा ओम्स लॉ है, ये हमारा ओम्स लॉ है। यहाँ पे ये आपका साइन हटकर क्या बन जाता है? आर बन जाता है। इसकी जगह में हम कांस्टेंट आर ले लेते हैं। और ये वी स्क्वायर अपॉन आई इक्वल टू कांस्टेंट, ये जो है हमारा ओम्स लॉ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाउ इज़ अमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट। तो आपको बताना है कि जब हम सर्किट बनाते हैं तो उसमें अमीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं। सीरीज़ में, इन सीरीज़, इन पैरेलल, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबोव। तो जब हम सर्किट बनाते हैं तो हम सर्किट में दो चीज़ें जोड़ते हैं, अमीटर भी और वोल्ट मीटर भी। तो आपको पता होना चाहिए कि हम अमीटर को इसमें कैसे जोड़ते हैं। हम अमीटर को इन सीरीज़ जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं? सीरीज़ में। तो क्या जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं थर्ड नंबर में क्या दिया है हमें। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम, ओम मीटर, एम्पियर या वॉट। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आपकी? ओम। क्या होती है? ओम। क्वेश्चन नंबर 4, वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन आ लैम्प ऑफ 50 वोल्ट 50 वाट 250 वोल्ट इज। आपको करंट की फ्लो होने की वैल्यू किसकी निकालना है? आपको करंट की। इन आ लैम्प, जिस एक लैम्प से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू निकालना है, जबकि क्या है उसमें 50 वाट है और 250 वोल्ट है। तो क्या इसका जो वैल्यू है करंट की 0.2 एम्पियर है, 5 एम्पियर है, 2 एम्पियर है या 2.5 एम्पियर है? तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.2 एम्पियर। आपको क्या करना है? इसे डिवाइड करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्ट एंड करंट इन एम्पियर देन यूनिट ऑफ पावर विल बी। जब पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र कर रहे हैं किस में? वोल्ट में, एंड करंट इन एम्पियर, और करंट को एम्पियर पे, तो पावर की यूनिट क्या होगी? एम्पियर मीटर, वोल्ट एम्पियर, न्यूटन टेस्ला या फिर नन ऑफ दीज। पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है, और करंट A, तब आपको पावर की यूनिट निकालनी है। तो सीधी से क्या आ जाएगी पावर की यूनिट? वोल्ट एम्पियर। क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। हाउ मैनी वाट आर इन 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर पे कितने वॉट होते हैं? तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट एम्पियर है, वाट है, जूल है या वोल्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि SI यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट की? SI यूनिट है एम्पियर। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। रेजिस्टेंस की SI यूनिट एम्पियर, वाट, जूल या ओम। अभी हमने पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या होती है? ओम। तो इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर।
9 नंबर, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल डिपेंड्स ऑन, किसी मेटल की रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है ऑन इट्स लेंथ, ऑन द थिकनेस, ऑन इट्स शेप, ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो रेजिस्टिविटी जो है किसी भी मेटल की वो डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस की नेचर पर। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? तो एम्पियर होती है, वॉट होती है, जूल होती है या वोल्ट होती है। तो आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वोल्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 11, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, तो वो इंस्ट्रूमेंट बताइए जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र किया जाता है। तो इसमें दिया है आपको वोल्ट मीटर, अमीटर, लैक्टोमीटर या ड्राई शेल। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको मेज़र किया जाता है किससे? अमीटर से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेज़र पोटेंशियल डिफरेंस, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र किया जाता है। देखिए, करंट को मेज़र करने के लिए अमीटर, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? वोल्ट मीटर, अमीटर, लैकोमीटर या फिर ड्राई शेल। तो हमको क्या करना है? वोल्ट मीटर से हम क्या करते हैं? इसमें मेज़र करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है? वोल्ट एम्पेयर, किलोवाट आवर्स या वाट सेकेंड या जूल सेकेंड। तो इसकी यूनिट होती है वोल्ट एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 14, a piece of wire of resistance R is cut into 5 equal part, एक वायर का टुकड़ा है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस R है, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। दीज पीसेस आर देन असेंबल्ड इन पैरेलल, और इन पीसेस को क्या किया? कैसे लगाया? पैरेलल लगाया एक दूसरे के। इफ़ द इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, यदि इनका जो कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग इनके इक्वलेंट रेजिस्टेंस है इन आर, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर अपॉन आर डैश रेशियो। तो आपको बताना है कि इसमें जो आर अपॉन आर डैश है उसका रेशियो क्या होगा। तो ये होगा क्या? 1/25 होगा, 1/5 होगा, 5 होगा या फिर 1/25 होगा। सॉरी 1/25, 1/5, 5 या 25। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका 25। इसको अभी हम आपको आगे कुछ फॉर्मूले बताएंगे, उससे सॉल्व करते हैं। Which one of the following terms does not represent electric power? तो इसमें से जो एक है वो इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो हमें चूज़ करना है। I²R, IR², या फिर VI, या फिर V²/R। तो क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी जो है वो इलेक्ट्रिक पावर को शो नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, द रेटिंग ऑफ अ बल्ब इज 220 वोल्ट, रेशियो 100 watt when it is operated at 110 volt. What will be the appropriate power generated by it? तो बोल रहा है कि एक बल्ब जो है उसकी रेटिंग कितनी है? 220 वाट और रेशियो 100 वाट है, और इसमें यदि क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं 100 वोल्ट। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कितना पावर जनरेट होगा। तो इसमें 100 वाट जनरेट होगा, 75 जनरेट होगा, 50 वाट जनरेट होगा या फिर
25 वाट जनरेट होगा। तो इसमें हम लगा देंगे फॉर्मूला, और फॉर्मूले से जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 25 वाट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2 कंडक्टर वायर हुज मटेरियल लेंथ एंड डायामीटर आर द सेम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें 2 कंडक्टर वायर हैं और उनके मटेरियल की लेंथ और डायामीटर सेम है, एंड आर अरेंज फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, जिनको पहले सीरीज में अरेंज करा है और बाद में पैरेलल अरेंज किया है। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ हीट जनरेटेड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए कुछ मटेरियल है जो कुछ एक लेंथ का मटेरियल है, ठीक है, उस वायर की जो है लेंथ, ठीक है, एक ही मटेरियल का वायर है और उस वायर की लेंथ और उस वायर के डायामीटर दोनों सेम है। उनको पहले सीरीज़ में अरेंज करते हैं और फिर उनको पैरेलल अरेंज करते हैं। तो आपको ये बताना है कि जब सीरीज़ में अरेंज किया तो जो हीट जनरेट हुई है और पैरेलल में अरेंज किया तो जो हीट जनरेट हुई है उनके बीच का रेशियो क्या होगा, 1:2, 2:1, 1:4 या 4:1। तो क्या आएगा इसका 1:4 इसका करेक्ट आंसर आएगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। हमको क्या करने हैं, ब्लैंक्स फिल करने हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज ब्लैंक टू इट्स लेंथ। किसी वायर का रेजिस्टेंस उसकी लेंथ का क्या होता है। तो किसी वायर का रेजिस्टेंस उसकी लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या जाएगा इसका आंसर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकेंड, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर इज। एक आइडियल अमीटर जो है उसमें रेजिस्टेंस कितना होता है, उसमें रेजिस्टेंस होता है 0। फ्यूज इज कनेक्टेड विथ आ डिवाइस इन। फ्यूज़ को कनेक्ट किया जाता है, किसी डिवाइस में फ्यूज़ को कनेक्ट किया जाता है, किस में, सीरीज़ में। टू ऑब्टेन हाई पोटेंशियल डिफरेंस शेल्स आर कंबाइंड इन ब्लैंक कॉम्बिनेशन। हाई पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए या हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन करने के लिए सेल्स को कंबाइन किए जाते हैं, किस में, सीरीज़ में, ठीक है, किसी सर्किट में इसको सीरीज़ में कंबाइन किया जाता है। तो क्या मिलता है हमें, हाई पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। देयर इज़ नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ प्लैंक ड्यू टू सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यदि सीरीज़ में कंबाइन किया है किसे, रेजिस्टेंस को, तो किस चीज़ की वैल्यू जो है चेंज नहीं होती है। तो किसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है यदि रेजिस्टेंस को किस में जोड़ें, सीरीज़ में जोड़ें। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑल इलेक्ट्रिकल एप्लियंस इन हाउसेज आर कनेक्टेड इन ब्लैंक्स कॉम्बिनेशन। सारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंस जो हैं, जो हमारे घर में कनेक्ट किए जाते हैं, उन पे जो कॉम्बिनेशन होता है वो कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। द रेट ऑफ चेंज फ्लो इज़ कॉल्ड। जो क्या है, फ्लो का जो चेंज रेट है, रेट ऑफ चेंज फ्लो, उसको हम बोलते हैं करंट। फ्लो का रेट ऑफ चेंज जो है वो कहलाता है करंट। The obstruction caused by a conductor in the path of current is called। जो रिस्ट्रिक्शंस आते हैं किस पे, करंट के फ्लो पे, वो क्या कहलाते हैं, रेजिस्टेंस कहलाते हैं। प्योर वाटर इज़ ब्लैंक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज़ ब्लैंक टू इट्स लेंथ। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसकी लेंथ का क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है।
क्या आ जाएगा इसका? प्रोपोर्शनल आपका आंसर आ जाएगा। 11 नंबर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज ब्लैंक टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये क्या होता है? जो रेजिस्टेंस होता है किसी कंडक्टिंग वायर का, वो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। आगे बढ़ेंगे। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज अफेक्टेड ब्लैंक बाय इट्स शेप। तो अफेक्ट होती है क्या शेप से? नो, अफेक्टेड नो बाय इट्स शेप। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर आपका? नो आपका आंसर करेक्ट होगा। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट इसकी यूनिट होती है। एन इलेक्ट्रॉन हैज़ ब्लैंक कूलॉम चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे कितने कूलॉम चार्ज होता है? तो एक कूलॉम पे होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम चार्ज। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर इज, आइडियल अमीटर क्या रेजिस्टेंस कितना होता है? इसका रेजिस्टेंस होता है 0। आगे बढ़ते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? इन्फिनिटी। ऑल इलेक्ट्रिकल एप्लियंस इन हाउस आर कनेक्टेड ब्लैंक इन कॉम्बिनेशन। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस होते हैं हाउस में, उनको जोड़े जाते हैं किस में? सीरीज़ में। किस में जोड़े जाते हैं? सीरीज़ में। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर यहाँ पे सीरीज़ दिया हुआ है, जबकि ये आना चाहिए आपका पैरेलल। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका पैरेलल। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका क्या कि इलेक्ट्रिक एप्लियंस जो हैं हाउस में वो कनेक्टेड किए जाते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन पे। तो इसका आंसर यहाँ पे आपको सीरीज़ दिया हुआ है, बट यहाँ पे आना चाहिए आपका पैरेलल। तो आप यहाँ पे आंसर क्या लेकर चलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये सीरीज़ यहाँ पे मिसप्रिंट है। आगे बढ़ते हैं। देयर इज़ नो चेंज in the blank value of when the resistors are combined in series। बोलता है कि कोई चेंज नहीं आता है किसकी वैल्यू पे? रजिस्टर की वैल्यू पे, जब वो कॉम्बाइन किए जाते हैं सीरीज़ में। किसकी वैल्यू पे चेंज नहीं आता है? करंट की वैल्यू पे चेंज नहीं आता है। इफ़ द रजिस्टर आर कंबाइंड इन पैरेलल, यदि रजिस्टर को कंबाइन किया जाता है पैरेलल, तो इज़ इक्वल इन देयर एंड्स। तो उनके एंड्स पे क्या इक्वल होता है? तो उनके एंड्स पे इक्वल होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारे ब्लैंक्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें हमें क्या दी हुई है? मैच दी हुई है। मैच द फॉलोइंग ऑफ कॉलम नंबर ए, कॉलम नंबर बी। इसमें 5 ऑप्शंस हैं और इधर भी आपके 5 ऑप्शंस हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट, तो चलिए हम इसको मैच करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है, वो होती है एम्पियर। तो फर्स्ट किससे कंबाइन हो जाएगा? आपका पी से। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है आपकी ओम। तो सेकंड किससे कंबाइन हो जाएगा? सी से। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी जो होती है, ये रेजिस्टिविटी कंबाइन होगी आपकी ओम मीटर से। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा मैच हो जाएगा वोल्ट से। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर हमारा जो है वो मैच हो जाएगा वाट से। तो ये हो गई हमारी मैच कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। सॉरी। फर्स्ट है 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इक्वल 746 वाट। क्या होता है? 1 हॉर्स पावर की वैल्यू 746 वाट के इक्वल होती है। तो ये क्या जाएगा आपका? ट्रू।
1 जूल इज इक्वल टू 1000 वाट। 1 जूल की वैल्यू होती है 1000 वाट के बराबर, तो यह आ जाएगा आपका फॉल्स। ओम इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जो है ओम जो है वो रेजिस्टेंस की, ओम इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ओम जो है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट है। तो ओम जो है वो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, तो यह आपका आएगा ट्रू। ठीक है, इसका आंसर भी यहाँ पे फॉल्स दिया है, जबकि इसका आंसर आएगा आपका ट्रू, क्योंकि ओम जो है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट होता है। वोल्टमीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टमीटर को हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, नहीं, वोल्टमीटर को पैरेलल कनेक्ट किया जाता है, तो ये क्या आ जाएगा आपका फॉल्स आ जाएगा। फ्यूज़ इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल विथ सिस्टम। किसी भी सिस्टम में फ्यूज़ को पैरेलल कनेक्ट किया जाता है, नहीं, इसे सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, तो ये क्या आ जाएगा आपका फॉल्स आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, गिव द आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंस। हमको आंसर 1 वर्ड में या सेंटेंसेस में देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस करंट एंड रेजिस्टेंस। हमको डिफरेंस क्या बताना है, रिलेशन बताना है। पोटेंशियल डिफरेंस V, करंट I और रेजिस्टेंस RT। तो ये तो एक जो है कहना चाहिए आपका रिलेशन बताता है, कौन, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसका रिलेशन होता है V/I इज इक्वल टू R, या फिर इसे ही हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR, जहाँ पे V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है करंट है, और R क्या है रेजिस्टेंस होता है। 3 कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज़। 3 कंडक्टर जो हैं वो सीरीज़ में कनेक्ट किए गए हैं। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दैम। तो उनके बीच का रिलेशन क्या है। तो RS मतलब कि रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ में प्लस किए हैं, RS का मतलब सीरीज़ कनेक्शन रहेगा आपका, इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इनका रिलेशन होता है। और इसी का आप देखेंगे पैरेलल में क्या हो जाता है, 3 कंडक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन देम। तो इनका रिलेशन होता है 1/RP मतलब कि पैरेलल रेजिस्टेंस, 1/R1, 1/R2, 1/R3, ये सब क्या रहेंगे आपके प्लस में रहेंगे। इट मीन्स 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से कनेक्ट किए जाते हैं कंडक्टर को पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट। आपको बताना है रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। राइट द इन फार्मूला, और इसका फार्मूला आपको नोट करना है। तो द रेट ऑफ चार्ज फ्लो इज़ कॉल्ड करंट। जो चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो, चार्ज फ्लो जो होता है उसका रेट इज़ कॉल्ड करंट, उसी को बोलते हैं करंट। और शो करते हैं इसे I से, जो इक्वल होता है Q/T के। किसके इक्वल होता है, Q/T के। ये होता है चार्ज और ये होता है चेंज ऑफ रेट। हाउ मच चार्ज डज एन इलेक्ट्रॉन हैव। तो अभी हमने पढ़ा था कि किसी इलेक्ट्रॉन पे कितने कूलम चार्ज होता है, तो ये हो जाता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। राइट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट हमें बताना है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कूलम। क्या होती है, कूलम। क्वेश्चन नंबर 7, इन मूविंग आ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन आ सर्किट व्हाट इज़ वर्क डन। बोलता है कि एक यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, कहाँ पे, किसी सर्किट में एक यूनिट चार्ज लग रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो वर्क डन क्या कहलाएगा। तो वर्क डन होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस।
जिसकी यूनिट होती है वोल्ट। नेम द कंपोनेंट कंट्रोलिंग द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज कॉल्ड। किसी सर्किट पे उस कंपोनेंट का नेम आपको बताना है जो क्या करता है, फ्लोइंग इन अ सर्किट इज कॉल्ड, जो उसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल करना, फ्लोइंग को कंट्रोल करता है किसी सर्किट पे करंट के, उस कंपोनेंट का नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर आ जाएगा रियोस्टेट। ये कंट्रोल करता है किसके, करंट के फ्लो को। व्हेन द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड, यदि वायर की लेंथ को क्या कर दें, डबल कर दें, तो व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ द अमीटर, तो अमीटर में रीडिंग क्या आएगी, तो 1/2 हो जाएगी। रीडिंग क्या आ जाएगी, हाफ हो जाएगी, 1/2। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज़, एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है उसकी रेंज क्या होती है, तो इसकी रेंज होती है 10 to 80 ओम्स टू 10 to 60 ओम्स। इसकी रेंज होती है 10 to 80 ओम्स से लेकर 10 to 60 ओम्स तक। विच मेटल इज़ यूज्ड एज फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं उसमें फिलामेंट बनाने के लिए किस मेटल का यूज़ किया जाता है, तो ये होता है टंगस्टन मेटल का यूज़ फिलामेंट बनाने में होता है। विच टू मेटल वायर आर ऑफन यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन, तो ऐसे 2 मेटल्स के नेम बताने हैं जिनके वायर यूज़ किए जाते हैं पावर ट्रांसमिशंस के लिए, तो ये है एल्यूमिनियम एंड Cu, मतलब कि कॉपर। एल्यूमिनियम एंड कॉपर के वायर यूज़ किए जाते हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए। इफ़ 3 रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज़, यदि 3 रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया गया है सीरीज़ में, कितने, 1 ओम के, तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। 1 ओम के 3 रेजिस्टर, तो आपको पता है कि सीरीज़ में जब हम कनेक्ट करते हैं तो RS इक्वल R1 + R2 + R3 होता है, तो क्या आ जाएगा, RS = 1 ओम + 1 ओम + 1 ओम, तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, 3 ओम आपकी वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही इफ़ 3 रेजिस्टर्स ऑफ 1 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और यदि ऐसे ही 3 रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया गया है जो 1 ओम के हैं पैरेलल, तो आपको इसमें भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पर 1/3 ओम्स, आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पार्ट 1, ये पार्ट ए, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, इलेक्ट्रिक सर्किट का मीन क्या है, मतलब क्या है। द करंट फ्लो इन एन क्लोज्ड पाथ कंटिन्यूसली इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब जो करंट है किसी क्लोज पाथ में कंटिन्यू, मतलब कि लगातार करंट का फ्लो होना जाना जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एक क्लोज्ड पाथ है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड पाथ है जिसमें कंटिन्यू करंट का फ्लो होता है। डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट को हमको क्या डिफाइन करना है, तो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, और इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, इफ़ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर in 1 second, then the current through it is said to be an ampere। यदि 1 कूलम्ब का चार्ज, इफ़ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो, यदि 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो होता है थ्रो, किससे, थ्रो एनी सेक्शन ऑफ कंडक्टर, किसी कंडक्टर से, इन 1 सेकेंड, कितने सेकेंड पे, 1 सेकेंड पे, तो जो करंट होता है देन द करंट थ्रो इट इज़ सेड टू बी इन एम्पियर, तो वो करंट किस में नापा जाता है, एम्पियर पे नापा जाता है, उसे ही बोलते हैं एम्पियर। 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड फ्लो, ठीक है।
कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग को 1 कूलम चार्ज पे। तो द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन, जिसको सॉल्व करने पे हमको वैल्यू मिलेगी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। किसकी, इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट हमें बतानी है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच एनर्जी इन गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू आ 6 वोल्ट बैटरी। आपको बताना है, क्या निकालना है आपको, हाउ मच एनर्जी, जबकि क्या हो कि इन गिवन ऑफ ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V मल्टीप्लाई Q। तो W इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई Q। अब हमारे पास में W की वैल्यू हमको निकालनी है, किसकी, एनर्जी की। तो इज इक्वल टू वोल्ट कितना दिया है 6 और चार्ज कितना दिया है कूलम 1 चार्ज। तो आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगी एनर्जी 6 जूल की। एनर्जी कितनी लगेगी, 6 जूल एनर्जी यहाँ पे लगेगी। क्वेश्चन नंबर 6, राइट ओम्स लॉ। वो क्या लिखना है, ओम्स का लॉ बताना है। इफ़ फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर आर केप्ट अनचेंज्ड। यदि हमने फिजिकल कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर हो या मतलब किसी कंडक्टर का टेम्परेचर है, उसको हमने क्या रखा, अनचेंज्ड रखा। द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स। यदि हमने किसी सर्किट में फिजिकल कंडीशन को अनचेंज रखा, जैसे कि टेम्परेचर को हमने अनचेंज्ड रखा, तो जो इसकी स्ट्रेंथ होती है करंट फ्लोइंग की, मतलब जो आई होता है, वो जो है क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब ये है आपका कि क्या आई, आपका जो रिलेशन आ जाएगा क्या होता है, बोल रहा है कि जब हम टेम्परेचर को अनचेंज रखते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ करंट, ठीक है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है किसकी, करंट की, फ्लोइंग थ्रू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती, आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब V इज इक्वल टू आई आर होता है, या फिर आप I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V कह सकते हैं। I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जहाँ पे यह आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाता है, R लग जाता है। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के। तो यहाँ पे जब अपन प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस R लग जाता है, और फिर इसी से फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस का, V अपॉन I इक्वल टू R। ठीक है, तो बस यही बोला है। तो ये ओम्स का लॉ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें बताना है आपको कि फिज़िकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर है, यदि ये अनचेंज रहता है तो जो इसकी स्ट्रेंथ होती है करंट फ्लोइंग की, मतलब कि आई थ्रो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है मतलब V, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन, I, करंट I। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, या V इज इक्वल टू आई आर, या फिर R इज इक्वल टू V अपॉन I।
व्हाट आर द कंडीशन विच आर अप्लाइड ऑन ओम्स लॉ। तो बोलता है कि आपको वो कंडीशंस बतानी है जो अप्लाई होती हैं किसमें, ओम्स लॉ पे। तो द कंडीशन विच आर अप्लाइड ऑन ओम्स लॉ, फर्स्ट द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर मस्ट बी स्टेबल। तो जब हम ओम्स लॉ को मतलब निकालते हैं, ओम्स लॉ लगाते हैं, तो उस कंडीशन पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, अनचेंज्ड। अभी हमने पढ़ा द फिजिकल कंडीशन स्टेट लाइक थिकनेस, लेंथ, ETC शुड नॉट वेराई। इनको वेराई नहीं किया जा सकता है। फिजिकल कंडीशंस जो होती हैं वो वेराई नहीं होती है। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। आप क्या समझते हैं किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस को हम शो करते हैं कैपिटल R से। तो रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। ये क्या होता है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर में, एंड द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अमाउंट, करंट थ्रू आ कंडक्टिंग मीडियम, जो कि किसी कंडक्टिंग मीडियम पे हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आपको बताना है कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी कंडक्टर का, वो किस तरीके से डिपेंड करता है किसी मतलब जो उस पे जो कंडक्टर लगा हुआ है उसकी लेंथ पे और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे किस तरीके से डिपेंड करता है, कौन, रेजिस्टेंस। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सबसे पहले देखेंगे कि कंडक्टर में कैसे डिपेंड, कंडक्टर की लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब R जो है, R वैसे वैसे जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगी, इसकी लेंथ बढ़ेगी। मतलब लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। वैसे ही अब आपको बताना है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो जो कंडक्टर है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, तो द रेजिस्टेंस ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो ये उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेजिस्टेंस, क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो जैसे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है। तो ये होता है इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे A की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे R की वैल्यू घटेगी, जैसे जैसे R की वैल्यू घटेगी वैसे जैसे जैसे A की वैल्यू घटेगी वैसे वैसे R की वैल्यू बढ़ेगी। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी क्या होती है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट R of cross section is called electric resistivity of the conductor. Its unit is ohm meter. तो बोलता है कि जो रेजिस्टेंस होता है किसका, कंडक्टिंग वायर का, तो द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर ऑफ यूनिट 1 लेंथ, जिसकी लेंथ कितनी, 1 यूनिट लेंथ का कंडक्टिंग रेजिस्टेंस वायर एंड उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका यूनिट, उसी को बोलते हैं इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। वही उसकी इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी कहलाती है और इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। राइट द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की SI यूनिट निकालनी है। तो अभी हमने ओम्स लॉ में देखा था कि R इजिकल टू V अपॉन आई होता है। ठीक है। तो R इजिकल टू V अपॉन आई होता है। तो R की यूनिट निकालने के लिए हमको V की और I की यूनिट पता होनी चाहिए। तो हमें पता है कि V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट,
और हमें पता है कि आई जो है वो क्या है, करंट है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर इसकी यूनिट है, इसको आप बोल दीजिए वोल्ट पर एम्पियर या फिर इसी को बोलते हैं हम ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द डिग्री ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। तो जो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है। द डिग्री ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इज़ 10⁻12 to 10⁻17 ओम मीटर। इसकी यूनिट होती है, इसकी डिग्री होती है 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 13, वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स आर मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन प्योर मेटल्स। तो जो होता है इलेक्ट्रिक टोस्टर्स होते हैं या इलेक्ट्रिक आयन्स होते हैं वो एलॉय के बने होते हैं, किसके कंपैरिजन पे, प्योर मेटल की कंपैरिजन पे, या प्योर मेटल्स के बनाने के बजाय इनको एलॉय के बनाया जाता है। इनके रीज़न बताइए। तो इसका रीज़न है द कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स, जो इलेक्ट्रिक टोस्टर्स होते हैं उनके जो कॉइल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन्स एंड अदर हीटिंग डिवाइस आर मेड ऑफ एन एलॉय, ये इसलिए एलॉय के बनाए जाते हैं रेदर देन प्योर मेटल। क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन्स, इन पे जो या दूसरे जो हीटिंग डिवाइस होते हैं इनको एलॉय के बनाया जाता है, बल्कि प्योर मेटल के बनाने के बजाय इनको किसके बनाया जाता है, एलॉय के बनाए जाते हैं। क्यों, बिकॉज द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज़ मच हायर, क्योंकि जो एलॉय की रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत हाई होती है, किसके कंपैरिजन पे, प्योर मेटल की, हायर देन द प्योर मेटल। प्योर मेटल से बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है एलॉय की। एंड ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन भी डजेंट ऑकर इन द एलॉय एट हाई टेम्परेचर, और जो एलॉय होता है वो ऑकर नहीं करता है हाई टेम्परेचर को, इसी वजह से जो इनके कॉइल्स होते हैं वो बनाए जाते हैं एलॉय के, प्योर मेटल के नहीं बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आपको क्या बताना है, जूल्स लॉ बताना है, किसका, हीटिंग का, जूल्स लॉ। तो व्हेन अ करंट आई पासेस थ्रू अ कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर से आई मतलब कि करंट पास किया जाता है ऑफ रेजिस्टेंस आर, जिसका रेजिस्टेंस आर हो, फॉर टाइम टी टाइम के लिए, देन द हीट प्रोड्यूस्ड, तो हीट प्रोड्यूस होती है। जब किसी कंडक्टर में से आई करंट पास किया जाता है, आर रेजिस्टेंस होता है और टी टाइम होता है, तब प्रोड्यूस होती है कंडक्टर पे हीट इज़ इक्वल टू द, तो वो हीट इक्वल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट। तो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट इक्वल होती है किसके, करंट के स्क्वायर के, मतलब कि आई के स्क्वायर, रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई और टाइम के भी मल्टीप्लाई, मतलब हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आर इंटू टी। आई करंट है, आर रेजिस्टेंस है और टी टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डेफिनेशन ऑफ पावर। आपको बतानी है पावर की डेफिनेशन। पावर इज डिफाइंड एज द रूट ऑफ डूइंग वर्क। किससे शो करते हैं इसको, वर्क से, रेट ऑफ डूइंग वर्क से। ये क्या है, रेट है। इट इज़ द रेशियो ऑफ द वर्क एंड टाइम, और पावर किसका रेशियो होता है, वर्क का टाइम से। पावर इक्वल टू W/T। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 15। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट बी स्टार्ट हो रहा है हमारा यहाँ से। व्हाट डू यू मीन बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट से आप क्या समझते हैं। A continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit। एक क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, किसका, इलेक्ट्रिक करंट का क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इट कंसिस्ट इलेक्ट्रिक
डिवाइस सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसमें एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जो सोर्स होता है किसका, एनर्जी का, एंड वायर्स दैट आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ स्विच, और वायर भी होते हैं और स्विच भी होती है जो क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, आपको क्या करना है, करंट की यूनिट डिफाइन करनी है। तो इसे अभी हमने पीछे पढ़ा है, करंट की यूनिट। राइट द नेम ऑफ मेन फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ करंट, आपको बताने हैं कि उन फैक्टर्स के नाम बताने हैं जो रेजिस्टेंस को, किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर, हमने देखा था कि जो कंडक्टर की लेंथ होती है, वायर की लेंथ होती है, वो उस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ी थी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ा था। उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड किया था, तो जैसे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा था वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या हो रहा था, कम हो रहा था। क्रॉस सेक्शनल एरिया पे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक है, आर जो था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था क्रॉस सेक्शनल एरिया का, और जो लेंथ थी उसका रेजिस्टेंस जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। मटेरियल ऑफ कंडक्टर, और कंडक्टर के मटेरियल पे, तीन चीज़ों पे, लेंथ पे, एरिया पे और मटेरियल पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। विल करंट फ्लो more easily through thick wire or a thin wire of the same material when connected off to the same source Y, बोलता है कि क्या होगा, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है, मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है मोर इजीली थ्रू थिक वायर, जो थिक वायर से इजीली फ्लो होता है, या फिर थिन वायर से, जबकि मटेरियल सेम है दोनों का, एक वायर थिक है एक वायर थिन है, तो दोनों में से सेम करंट फ्लो हो रहा है व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, और दोनों जो हैं वो सेम सोर्स पे हैं, कनेक्ट हैं, तो किस में इजीली फ्लो होगा और ऐसा क्यों होगा। तो द करंट विल फ्लो मोर इजीली थ्रू आ थिक वायर, तो जो थिक वायर लगा हुआ है, देखो थिक और थिन वायर दोनों एक ही सोर्स से कनेक्ट हैं और दोनों एक ही मटेरियल से बने हुए हैं, तो किस में ईजीली करंट फ्लो होगा ये पूछा है। तो बता रहा है कि जो द करंट विल फ्लो मोर इजीली थ्रू आ थिक वायर, किससे इजीली फ्लो होगा, थिक वायर से, वायर देन आ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल, जबकि सेम मटेरियल के वायर बने हुए हैं थिक और थिन, लेकिन थिक वायर से करंट इजीली फ्लो होगा, जबकि सेम मटेरियल लार्जर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर मोर इज द केस विथ इलेक्ट्रॉन कैन मूव थ्रू द कंडक्टर, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, लार्जर होगा, ठीक है, और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन कैन मूव थ्रू द कंडक्टर, और इसके कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मोर पास होने के लिए ईजीली पास हो जाएंगे या ईजीली इसमें से मूव हो पाएंगे। देयरफॉर स्मॉलर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होगा वो स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। तो यही रीज़न है, क्या रीज़न है कि जो थिक वायर रहेगा उसमें से करंट इजीली फ्लो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा थिन वायर से, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजीली मूव हो पाएंगे, और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी जो है कंडक्टर का वो स्मॉलर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एलॉय रेदर देन प्योर मेटल। तो इसका आंसर अभी हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मीन्ड बाय किलोवाट, क्या होता है किलोवाट का मीनिंग क्या है, किलोवाट आवर और यूनिट एंड हाउ मैनी जूल इक्वल इट, आपको बताना है कि क्या समझते हैं आप, किलोवाट आवर से क्या समझते हैं, और जूल को भी आपको समझाना है कि जूल क्या होता है। तो द किलोवाट आवर मतलब कि kWh इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ये किसकी यूनिट है, एनर्जी की, इक्विवेलेंट टू 1 किलोवाट, जो किसके बराबर होती है, 1 किलोवाट के बराबर होती है, ऑफ पावर के 1 किलोवाट के बराबर होती है, एक्सपेंडेड फॉर 1 आवर ऑफ टाइम,
ठीक है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड, ठीक है। आवर को जब हम कन्वर्ट करेंगे 3600 सेकेंड होगा, और 1 किलोवाट मतलब कि 1000 वाट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकेंड, जो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। Why is tungsten used almost exclusive for filament of electric lamp? अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक लैंप जो होते हैं उनके जो फिलामेंट बने होते हैं टंगस्टन के बने होते हैं। क्यों? टंगस्टन हैज़ आ हाई मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। इट डज नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर, इसलिए ये हाई टेम्परेचर पे क्या नहीं होता? मेल्ट नहीं होता। इट रिटेन्स एज मच एज हीट जनरेटेड, और ये हीट जनरेट को क्या करता है? रिटेन करता है। शो दैट इट बिकम वेरी हॉट एंड इमिट्स लाइट, और इसलिए ये बहुत क्या होता है? बिकम्स वेरी हॉट, ये जल्दी हॉट होता है, एंड इमिट्स लाइट, और लाइट देता है। इसीलिए क्या करते हैं? इनको टंगस्टन के बनाए जाते हैं जो इलेक्ट्रिक लैंप होते हैं उनके फिलामेंट। क्वेश्चन नंबर 9, Why are the conductors of electric heating device such as bread toaster and electric irons made of alloy rather than pure metal? ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया। Why is the series arrangement not for used domestic circuits? तो जो डोमेस्टिक सर्किट्स होते हैं घर में जो कहना चाहिए अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो सीरीज़ में नहीं होता है, ठीक है। देयर आर 2 रीजन्स, ये इसके 2 रीज़न हैं। डिवाइस ऑफ डिफरेंट करंट रेटिंग कैन नॉट बी कनेक्टेड एज द करंट इज कांस्टेंट इन सीरीज सर्किट। तो बोलता है कि जो डिवाइस होती हैं उसमें क्या होता है? डिवाइसेस ऑफ डिफरेंट करंट, अलग अलग डिवाइस जो होती है उसमें अलग अलग रेट के करंट चाहिए होते। कैन नॉट बी कनेक्टेड एज द करंट इज़ कांस्टेंट इन सीरीज सर्किट, और बोलता है कि जो सीरीज सर्किट होते हैं उनमें जो है करंट उनको कांस्टेंट नहीं रखा जा सकता, इसीलिए ये एक रीज़न है। इफ़ वन डिवाइस फेल्स द सर्किट इज़ ब्रोकन एंड ऑल डिवाइस स्टॉप वर्किंग। यदि एक डिवाइस यदि फेल हो जाए, ठीक है, एक डिवाइस फेल हो जाए तो सर्किट क्या हो जाएगा? ब्रोकन हो जाएगा, टूट जाएगा, एंड ऑल डिवाइस स्टॉप वर्किंग, और बाकी की जो डिवाइस हैं वो स्टॉप कर देंगी वर्क करना। इसीलिए क्या होता है? सीरीज़ अरेंजमेंट नॉट फॉर यूज्ड डोमेस्टिक सर्किट, इसलिए सीरीज अरेंजमेंट यूज़ नहीं किया जाता है डोमेस्टिक सर्किट्स पे। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेराई विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? किस तरीके से क्रॉस सेक्शन एरिया और रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसको आपको वेराई करना है, समझाना है। रेजिस्टेंस आर ऑफ अ वायर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। आर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के। Thus, when area of cross sectional area increase, तो जैसे जैसे ए बढ़ेगा मतलब ये बढ़ेगा तो द रेजिस्टेंस डिक्रीज, तो ये घटेगा। ए बढ़ेगा तो आर घटेगा, और ए घटेगा तो आर बढ़ जाएगा। ए बढ़ा तो आर घटेगा, और ए घटा तो आर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे ए इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। Question number 13. Why are copper and aluminum wire usually employed for electricity transmissions? तो क्यों कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर जो हैं वो यूज़ किया जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन पे? तो आंसर है कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए, बिकॉज क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, एंड दे आल्सो हैव लो रेजिस्टिविटी, और इनकी रेजिस्टिविटी भी क्या होती है? लो होती है। हैंस करंट कैन फ्लो थ्रू देम ईजिली, इसलिए इनसे करंट
ईजीली फ्लो हो जाता है। इसलिए कॉपर के और एल्यूमिनियम के वायर यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में। राइट टू एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको दो एप्लीकेशंस बताने हैं किसके, हीटिंग इफेक्ट के। इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट होता है, मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो हीट जो है वो बनती है या हीट क्रिएट होती है। तो इसके 2 एप्लीकेशंस बताने हैं, मतलब 2 यूजेस बताने हैं। तो पहला यूज़ तो आपको पता है इलेक्ट्रिक आयरन्स पे होता है, दूसरा ब्रेड टोस्टर्स पे होता है और इलेक्ट्रिक हीटर्स पे होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के जो हीटिंग इफेक्ट हैं उनके यूजेस हैं। व्हाट इज़ मीन बाय 1 ओम रेजिस्टेंस। 1 ओम रेजिस्टेंस का मीन क्या है, राइट इट्स यूनिट। आपको इसकी यूनिट बताना है। ओम इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओम रेजिस्टेंस की यूनिट है। 1 ओम इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। 1 ओम क्या होता है, 1 ओम को डिफाइन किया जाता है रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के रेजिस्टेंस से। व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो, जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है थ्रू एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से, हैविंग अ वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट। जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है तो क्या मिलता है, 1 वोल्ट का वोल्टेज मिलता है। तो यही है आपका ओम। Write the name of 2 factors which affect the resistance of a conductor। अभी पढ़ा था कि लेंथ कंडक्टर की और दूसरा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये 2 फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। डिफाइन द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। 2 चीज़ों को समझाना है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को भी और स्पेसिफिक, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। व्हाट इज इट्स रिलेशन विथ रेजिस्टेंस, और इन पे रिलेशन आपको बताने हैं। तो द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है उसको शो किया जाता है किसके किसके रेशियो से, पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें फ्लो होने वाले करंट से, ये उसका रेशियो होता है। और दूसरा, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ दैट मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड द यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। और जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस होता है वायर ऑफ दैट मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ। जो भी वायर है उसका जो मटेरियल है उसकी लेंथ एंड उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ये क्या होता है आपका, उसमें उसका पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें फ्लो होने वाला करंट, इन दोनों का रेशियो, मतलब R इज इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है। क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, तो V इज इक्वल टू I R होता है। तो जैसे ही अपन यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो जो अपना इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है वो होता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I का रेशियो। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अपना निकला रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये जो रेजिस्टेंस अपन ने V अपॉन I निकाला मल्टीप्लाई A अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का और रेजिस्टेंस का रिलेशन। हाउ डज अ फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फ्रॉम डैमेज। जो फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ वायर जो होते हैं वो किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल
या इलेक्ट्रिक सामान को डैमेज होने से कैसे बचाते? तो द फ्यूज वायर गेट्स हीटेड अप टू एक्सटेंड दैट इट मेल्ट्स, अ गैप is produced in the live wire and the circuit becomes incomplete. No current flow and the appliance is saved. तो क्या होता है, जो फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ वायर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। जब इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी या ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है ना, द फ्यूज़ वायर गेट्स हीटेड, तो फ्यूज़ वायर क्या हो जाते हैं, हीटेड हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, टू द एक्सटेंड दैट इट मेल्ट अ गैप, और क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं और गैप बना देते हैं। इस प्रोड्यूस्ड इन द लाइव वायर, और लाइव वायर जो होते हैं वो हो जाते हैं क्या, प्रोड्यूस कर देता है गैप, किसके बीच में, लाइव वायर के बीच में, एंड द सर्किट बिकम इनकम्प्लीट, और सर्किट क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है। नो करंट फ्लो, और करंट फ्लो नहीं होता, सर्किट इनकम्प्लीट हुआ, सर्किट टूटा तो क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता, एंड द एप्लियंस इज शेव्ड, और जो भी आपका इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं या इलेक्ट्रिक सामान है वो सेव हो जाता है। फ्यूज़ इसलिए लगाए जाते हैं कि फ्यूज़ जो होते हैं अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई तो क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ हीटेड हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और गर्म होके क्या होते हैं, ये मेल्ट होने लगते हैं। और जो लाइव वायर है ना, और सर्किट और लाइव वायर, मतलब जो फ्यूज़ और लाइव वायर होते हैं, अब फ्यूज़ जो है वो तो मेल्ट हो गया तो क्या हो जाता है, उन दोनों के बीच में गैप हो जाता है, इसका मतलब सर्किट क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है, और सर्किट जब इनकम्प्लीट हो जाता है तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होता है, और करंट फ्लो नहीं होता है तो जो एप्लियंस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, शेप हो जाते हैं या सेव हो जाते हैं और डैमेज नहीं होते हैं। वाई आर इलेक्ट्रिकल डिवाइस कंबाइंड इन पैरेलल इन हाउसेज, तो जो हाउसेज होते हैं, हाँ घर होते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती हैं वो पैरेलल क्यों कंबाइन की जाती हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, बल्ब, टीवी, फैन, हीटर ETC यूज्ड इन हाउस आर combined in parallel due to which the current divides according to the value of their resistance। तो जो हमारे जितने भी गैजेट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, हर एक गैजेट्स को जो है अलग अलग करंट फ्लो की ज़रूरत होती है। तो जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं जैसे बल्ब, टीवी, फैन, हीटर ETC यूज्ड इन हाउस आर कंबाइंड इन पैरेलल, तो ये सब को यूज़ किया जाता है, मतलब अलग अलग कंबाइन किए जाते हैं पैरेलल में, ड्यू टू विच द करंट डिवाइड्स अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। तो जो पैरेलल कनेक्ट किया है ना हमने इलेक्ट्रिक गैजेट्स, या हमारे घर में जो सर्किट है वो पैरेलल कंबाइन हुआ है, तो उससे जिसको जितने करंट की ज़रूरत है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से वो करंट उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है of their resistance, because in parallel combination the equivalent resistance decrease according to 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो जिस गैजेट्स को जितनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है या जितने करंट की ज़रूरत होती है वही उनको अप्लाई कराता है, उनको पहुंचाता है कौन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसलिए क्या होता है, ये इसे पैरेलल कनेक्ट किया जाता है ताकि क्या है, एक सा फ्लो या एक सा करंट सब गैजेट्स को ना मिले, क्योंकि सीरीज़ में क्या होता है, एक सा सबको मिल जाएगा और उससे क्या हो जाएंगे, गैजेट्स क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। ड्यू टू डिफरेंट रेजिस्टेंस ऑफ एवरी गैजेट्स, क्योंकि हर एक गैजेट्स का जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग होता है, तो ड्यू टू डिफरेंट रेजिस्टेंस टू एवरी गैजेट द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन दैम इज़ आल्सो डिफरेंट। रेजिस्टेंस अलग अलग है तो इसलिए करंट का फ्लो भी इसमें क्या होगा, अलग अलग होगा। एंड रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी, पावर एंड एनर्जी इज़ अवेलेबल इन एवरी गैजेट्स, और इसीलिए क्या होगा, जो जिस गैजेट्स के लिए जितनी इलेक्ट्रिसिटी की या जितने इलेक्ट्रिक पावर की एनर्जी चाहिए वो अवेलेबल हो जाती है। दस ऑल गैजेट्स यूज्ड इन डोमेस्टिक करेंट्स आर कंबाइंड इन पैरेलल, इसीलिए सारे इलेक्ट्रिक्स गैजेट्स जो डोमेस्टिक यूज़ में आते हैं उनको कंबाइन किया जाता है पैरेलल, ड्यू टू विच एवरी गैजेट रिसीव करंट ऑफ कंप्लीट पोटेंशियल डिफरेंस, ताकि हर एक गैजेट्स को अपने अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस वो रिसीव कर पाएँ। इसलिए सारे जो डोमेस्टिक गैजेट्स होते हैं उन पे क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो यही रीज़न है कि इनको सीरीज़ में कनेक्ट नहीं किया जाता है ताकि इनको डैमेज होने से बचाया जा सके।
क्योंकि यदि हर एक गैजेट्स को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए या सब सेम पोटेंशियल डिफरेंस की इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, जबकि गैजेट्स में क्या चाहिए, सबके रेजिस्टेंस अलग है, इसलिए इसको फ्लो भी अलग अलग चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सेवरल इलेक्ट्रॉनिक बल्ब डिज़ाइन टू बी यूज्ड ऑन a 220 volt electric supply line are rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wire of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? तो बोल रहा है कि अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक बल्ब डिज़ाइन किए जाते हैं ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन कि उन पे 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिक सप्लाई हो जाए। आर रेटेड 10 वोल्ट और उनका रेट कितना होता है 10 वोल्ट का। हाउ मैनी लैम्प कैन बी कनेक्टेड, तो कितने लैम्प कनेक्ट किए जा सकते हैं इन पैरेलल पे विथ ईच अदर, एक दूसरे से, अक्रॉस द टू वायर इज 220 V. लाइन इन द मैक्सिमम अलाउेबल करंट इज़ 5 एम्पियर, और इसमें करंट कितना अलाउ होगा 5 एम्पियर का मैक्सिमम। फॉर ईच बल्ब V इज इक्वल टू 220 V, हर एक बल्ब के लिए वोल्ट कितना है 220 V। पावर कितनी है 10 वोल्ट, ये देखिए हमें 10 वोल्ट दिया हुआ है। करंट का फॉर्मूला करंट I इज इक्वल टू P अपॉन V। P कितना है 10, V कितना है 220, ये 10 से 10 कैंसिल, तो 1 अपॉन 20 एम्पियर। अब टोटल करंट फॉर पैरेलल I डैश इज इक्वल टू NI, ठीक है। N क्या है नंबर ऑफ बल्ब हैं, ठीक है। N और I की वैल्यू कितनी आई आपको 1 अपॉन 22 A आया है, तो N इज इक्वल टू, यहाँ से यदि N की वैल्यू निकालेंगे तो N इज इक्वल टू I डैश अपॉन I हो जाएगा। अब हमें I के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे I डैश की वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना 5 एम्पियर, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे I की वैल्यू को लेकर चलेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन I डैश इक्वल टू 5 एम्पियर। अब हमको निकालनी थी किसकी N की वैल्यू, और N की वैल्यू कैसे निकलेगी I डैश अपॉन I करके। I डैश की वैल्यू है आपके पास में 5 एम्पियर, और I की वैल्यू हमने निकाला, कितना निकाला 1 अपॉन 22 एम्पियर, ये I की वैल्यू है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। I डैश की कितनी है 5 और I की कितनी है 1 अपॉन 22। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए हमने वैल्यू पुट किया तो क्या जाएगा 5 अपॉन 122, जो 22 ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा 5 मल्टीप्लाई 22, तो N इज इक्वल टू कितना जाएगा 110, मतलब कितने बल्ब आप कनेक्ट कर सकते हैं 100 टोटल लैम्प में आप कनेक्ट कर सकते हैं, टोटल लैम्प को आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो देयरफॉर टोटल 110 लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, तो यहाँ पे हम 220 V के साथ में 110 लैम्प को कनेक्ट कर सकते हैं, किसमें पैरेलल। Why does the cord of an electric heater not glow while the heating element does? तो जो बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं, Why does the cord of an electric heater not glow? जो इलेक्ट्रिक हीटर की कॉर्ड ग्लो नहीं होती है while the heating element does, जबकि कोई हीटिंग एलिमेंट ऐसा हो जाता है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ऑफ हीटर इज़ नेग्लिबल, तो उसकी कॉर्ड जो होती है, किसकी, जो हीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ऑफ अ हीटर इज़ नेग्लिबल, उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है नेग्लिबल होती है। सो इट डज नॉट ग्लो, इसलिए वो नहीं जलती है। वाइल दैट ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज़ हाई, जबकि जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है हाई होती है। सो ड्यू टू द हीट जनरेशन इज़ ग्लो, तो जैसे ही इसमें हीट जनरेट होती है ये क्या करते हैं ग्लो करते हैं। पार्ट C, राइट द नेम ऑफ टू फैक्टर विच अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, तो वही उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और कंडक्टर की लेंथ, ये दोनों पे फैक्टर हैं किसके अफेक्ट करने वाले रेजिस्टेंस को। एक्सप्लेन थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के थर्मल इफेक्ट आपको बताने हैं। तो थर्मल इफेक्ट मतलब कि वही हीट
का बनना या हीट क्रिएट होना। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन एनी रेजिस्टेंस, जब हीट पास की जाती है किसी रेजिस्टेंस से, देन द चार्ज हैज़ टू डू वर्क, तो उनमें क्या जाते हैं, चार्ज जो है वो वर्क करने लगते हैं। फॉर मूविंग, क्या वर्क करते हैं, मूविंग का वर्क करते हैं। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। एंड कन्वर्टेड इनटू हीट, और किस में कन्वर्ट होते हैं, हीट में। सो रेजिस्टेंस बिकम हॉट, तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस, क्योंकि जो हीट का अमाउंट होता है या हीट जो है वो किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। सपोज इन आर रेजिस्टेंस करंट फ्लो इन t सेकेंड, द चार्ज प्रेजेंट इन वायर इन t सेकेंड n, तो क्या बोलता है, मान लो कि R रेजिस्टेंस है जिसमें I करंट जो है फ्लो हो रहा है t सेकेंड के लिए, तो जो चार्ज होगा वायर पे t सेकेंड पे वो होगा Q इज इक्वल टू आई टी। क्या होगा, Q इज इक्वल टू आई टी। ये क्या बताया आपको, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग Q जो है आई टी के इक्वल हो जाएगा। सपोज रेजिस्टेंस ऑफ Q चार्ज, मान लो कि Q चार्ज का रेजिस्टेंस फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड द वर्क विल बी W, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो होता है और वर्क कितना होता है, W होता है। तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस W अपॉन Q, वर्क निकल जाएगा अपना, वर्क इज W इज इक्वल टू वी क्यू। तो W इज इक्वल टू वी क्यू की वैल्यू अभी हमने निकाला आई टी, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आई टी पुट कर देंगे। हैंस द वर्क विच इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट, इसका मतलब है कि वर्क जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हीट पे। तो H इज इक्वल टू वी आई टी, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, तो हम यहाँ पर V के प्लेस पर कितना पुट कर देंगे, आई आर पुट कर देंगे। और पहले से ही यहाँ पे I प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। तो यही है क्या, हीट, यही है थर्मल का हीट इफेक्ट। ठीक है, थर्मल इफेक्ट। राइट जूल लॉ ऑफ हीटिंग, ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा है इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द सिंबल ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ होने वाले कंपोनेंट के सिंबल आपको बनाने हैं। पहला है आपका इलेक्ट्रिक सेल, तो ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक सेल। वायर कनेक्शन, वायर कनेक्शन का ये बनता है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, आपका इस टाइप से होता है। वोल्ट मीटर आपका ये है। ठीक है, इस तरीके से आपको अमीटर का भी पूछ सकता है। इस तरीके से आपको अमीटर का क्या बन जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। बैटरी का पूछ सकता है, तो बैटरी के क्या आ जाएंगे, ऐसे 2-3 सेल आप कंबाइन कर सकते हैं। स्विच का आ सकता है, ओपन स्विच, क्लोज स्विच। ठीक है, तो ऑन स्विच, ऑफ स्विच, ऐसे आपको और भी सिंबल याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, on the basis of an experiment how will you conclude that the same potential difference exists across their resistors connected in a parallel arrangement। तो आपको बताना है कि किस तरीके से आपने एक एक्सपेरिमेंट के बेस्ड पे ये कॉन्क्लूड किया कि जो सेम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सेम वोल्टेज एग्जिस्ट होता है अक्रॉस 3 रजिस्टर्स से, तो कनेक्टेड इन अ पैरेलल अरेंजमेंट। तो इसका मतलब ये है कि जो कनेक्शन है वो पैरेलल अरेंजमेंट है। तो चलिए इसको समझते हैं। एक्सपेरिमेंट टू शो दैट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V एग्जिस्ट अक्रॉस 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल अरेंजमेंट। तो जो पैरेलल अरेंजमेंट होता है उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, अरेंज 3 रजिस्टर्स, मान लो 3 रजिस्टेंस को हमने जोड़ा है, वो है R1, R2, R3 इन पैरेलल विथ वोल्ट मीटर V1, V2, V3 रिस्पेक्टिवली। मतलब R1 रेजिस्टेंस को हमने V1 वोल्ट मीटर से, R2 को V2 से और R3 को V3 से जोड़ा। कैसे, पैरेलल रिस्पेक्टिवली, एंड कनेक्टेड देम इन पैरेलल इन दिस द सर्किट एज शोन इन द गिवन फिगर। देखिए जैसे कि ये गिवन फिगर है, वोल्ट मीटर V1 के साथ में R1, V2, R2, V3, R3 ये सब क्या जुड़े हुए, पैरेलल। ये है बैटरी, ये है अमीटर,
है ना। ये है स्विच और ये है आपका रेजिस्टेंस। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। टेक वेरियस सेट्स ऑफ रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। अब आपको क्या करना है, इसमें बहुत सारे सेट्स लेकर रीडिंग करनी है वोल्ट मीटर की बाय चेंजिंग द करंट इन द सर्किट। सब सर्किट में आप करंट को चेंज करते जाएं विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट एंड नोट देम। रियोस्टेट की हेल्प से करंट को चेंज करते हुए वोल्ट मीटर में आपको अलग अलग रीडिंग लेनी है। व्हेन वी स्टडी द ऑब्जर्वेशन, और जब हम अपने ऑब्जर्वेशन की स्टडी करेंगे, वी सी दैट, तो हम देखेंगे एवरी टाइम द रीडिंग ऑफ ईच वोल्ट मीटर इज इक्वल। हर एक वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आएगी, सेम आएगी। दिस सो दैट, और ये शो करता है कि द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि यदि पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, एग्जिस्ट अक्रॉस 3 रजिस्टर्स, और जो कि रजिस्टर से होकर जाएगा, तो कनेक्टेड इन अ पैरेलल अरेंजमेंट। तो इसका मतलब है कि अरेंजमेंट जो है वो है पैरेलल। यदि पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है, इट मीन्स जो है रेजिस्टेंस किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल अरेंजमेंट है। यदि वी सेम आ रहा है, वी की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब रजिस्टर्स जो है वो किस अरेंजमेंट में है, पैरेलल अरेंजमेंट में है। ये आपका शो होता है। यदि वी चेंज आता है तो फिर क्या हो जाएगा, रजिस्टर जो है आपके रेजिस्टेंस जो हैं वो कैसे कनेक्ट होंगे, सीरीज़ में कनेक्ट होंगे। What are the advantage of connecting electrical device in parallel rather than in series? तो क्या एडवांटेज है कि जो आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होते हैं वो पैरेलल अरेंजमेंट होता है उनमें, किसके ना कि सीरीज़। तो द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन पैरेलल रेदर देन सीरीज़, तो इसके एडवांटेज है, इन सीरीज़ द सेम करंट फ्लो थ्रू ईच इलेक्ट्रिकल डिवाइस वाइल फॉर वर्किंग प्रॉपरली दे नीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट विच इज़ ओनली पॉसिबल इन अरेंजमेंट। तो बोलता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं या इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती हैं वो वर्क करती हैं प्रॉपर तभी जब उनको उनके अमाउंट के अकॉर्डिंग करंट फ्लो मिले, और उनके अकॉर्डिंग करंट फ्लो जो है वो प्रोवाइड कराता है कौन, पैरेलल अरेंजमेंट। इसलिए पैरेलल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जिस डिवाइस को जितने करंट की रिक्वायर होती है वो पैरेलल अरेंजमेंट में ही मिलता है। इसलिए सारी डिवाइस को अरेंज किया जाता है पैरेलल। सेकेंड नंबर, व्हेन वन डिवाइस इज़ फ्यूज्ड। और क्या है इसका एडवांटेज कि जब कोई डिवाइस फ्यूज़ हो जाए, कोई एक डिवाइस, देन द फ्लो ऑफ करंट इन द होल सर्किट इज स्टॉप इन सीरीज़। तो यदि एक डिवाइस फ्यूज़ हो जाए तो पूरा की पूरा सर्किट जो है वो स्टॉप हो जाता है, किसमें, सीरीज़ अरेंजमेंट में। एंड नन ऑफ द डिवाइस वर्क वाइल इन पैरेलल, और डिवाइस जो है वो वर्क नहीं करेगी, अरेंजमेंट कोई भी डिवाइस फिर वर्क नहीं करेगी। इन पैरेलल अरेंजमेंट ऑल अदर डिवाइस कंटिन्यू वर्किंग। जबकि पैरेलल अरेंजमेंट में यदि एक डिवाइस भी फ्यूज़ हो जाती है तो बाकी की डिवाइस अपने कंटिन्यू वर्क में लगी रहती है। ऐसा नहीं कि सारा ही वर्क क्या हो, वो स्टॉप हो जाए, ऐसा नहीं होता है। We can not use one or more device at our desire in series arrangement। हम एक या एक से ज़्यादा डिवाइस को अपने अकॉर्डिंग सीरीज़ अरेंजमेंट में यूज़ नहीं कर सकते। while it can be done in parallel arrangement, जबकि ऐसा हम अपने यूज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं, किसमें, पैरेलल अरेंजमेंट में। therefore the connecting device is in parallel is more advantageous than that in series। इसलिए ज़्यादा एडवांटेज होते हैं पैरेलल अरेंजमेंट के, किसके कंपैरिजन पे, सीरीज़ कंपैरिजन पे। तो यहाँ पे हमारा लेसन एंड होता है। थैंक यू।